गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मापन की विधियाँ, मेथड ऑफ मेजरमेंट्स। तो हमारा टॉपिक है मापन की विधियाँ, मेथड ऑफ मेजरमेंट्स। तो देखो अभी तक हम जो मैकेनिक्स यांत्रिकी थी उसमें तीन हमने मूल मात्रक या तीन मूल राशियां मानी थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इन तीन मूल राशियों को ही हम देखेंगे कि किस प्रकार से मापा जाता है, इनका मापन कैसे लेते हैं। तो इन मूल राशियों को मेनली दो प्रकार से मापते हैं, एक तो प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। तो कौन कौन से इनके मेथड है मापने के, कौन कौन सी विधि हम काम में लेते हैं, वो ही आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का मापन। अब देखो लंबाई के भी दो विधि हम देखेंगे, लंबाई का प्रत्यक्ष मापन और लंबाई का अप्रत्यक्ष मापन। सबसे पहले यदि हम बात करें कि लंबाई होगी क्या, या लंबाई को डिफाइन कैसे कहोगे, किसे कहोगे लंबाई। तो लंबाई होती है अंतरिक्ष में कोई भी हम दो बिंदु ले लें, अंतरिक्ष में कोई भी दो बिंदु ले लें, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी लंबाई कहलाती है, लेंथ कहलाती है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य की जो भी डिस्टेंस दूरी होगी उसको हम लंबाई कहते हैं। अब इस लंबाई को मापने के अनेकों तरीके हो सकते हैं। जैसे हम प्रत्यक्ष यदि विधि की बात करें तो किसी व्यक्ति या मनुष्य की लंबाई हम मापे तो मीटर पैमाने से हम आसानी से माप सकते हैं। या इस चौक की हम लंबाई को मापें या इस चौक की मोटाई को मापें तो उसके लिए वर्नियर कैलिपर्स उपकरण काम में लिया जाता है। जो भी हम 11th क्लास में उपकरण जब पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल जब करेंगे तो उनमें पढ़ेंगे डिटेल में किस प्रकार से मापते हैं। ऐसे यदि हम प्रत्यक्ष मेथड देखें कि कोई वायर रहता है, तार बहुत पतला सा रहता है, उस तार का यदि हमें डायमीटर व्यास निकालना हो या त्रिज्या निकालनी हो तो उस केस में स्क्रू गेज को काम में लेते हैं, गोलाई मापी को काम में लेते हैं। तो ये भी एक उपकरण है जो हम प्रैक्टिकल्स में देखेंगे। तो ये तो कुछ प्रत्यक्ष मेथड थे जिनको हम अप्लाई करते हैं और जर्नली काम में भी लेते हैं। अब कुछ अप्रत्यक्ष मेथड देखते हैं लंबाई को मापने के। अब देखो लंबाई की हम बात करें लंबाई की, तो लंबाई 10 की पावर -15 मीटर से और 10 की पावर 26 मीटर तक वेरी कर सकती है, परिवर्तित हो सकती है। क्यों? देखो 10 की पावर -15 मीटर है, ये हमारे नाभिक का आकार रहता है, नाभिक का आकार, यानी लगभग 10 की पावर -15 मीटर से लेकर 10 की पावर 26 मीटर तक की दूरी हमें मापनी पड़ती है। 10 की पावर 26 रहती है ब्रह्मांड का आकार, ये पूरा का पूरा अंतरिक्ष ब्रह्मांड का आकार है सबसे ज़्यादा 10 की पावर 26 मीटर। तो इतनी रेंज में दूरी परिवर्तित हो सकती है। अब अप्रत्यक्ष विधि में जैसे बात करें हम पृथ्वी के तल से किसी ग्रह की दूरी, चंद्रमा की दूरी, सूर्य की दूरी हम किस प्रकार से मापेंगे, या किसी ग्रह का व्यास, चंद्रमा का व्यास हम किस प्रकार से मापेंगे, ये सारी अप्रत्यक्ष विधियां हैं। तो देखो इनको देखते हैं हम। तो सबसे पहले लंबाई के मापन में अप्रत्यक्ष विधि की बात कर रहे थे। तो इसमें किसी भी ग्रह की दूरी यदि हमें मापनी है, पृथ्वी से किसी भी ग्रह की दूरी, चंद्रमा कितनी दूरी पे, सूर्य कितनी दूरी पे, तो उसके लिए एक लंबन विधि काम में लेते हैं, लंबन विधि। तो सबसे पहले देखो ये पढ़ते हैं हम, लंबन विधि, लंबन विधि। अब लंबन विधि होती क्या है, तो सिंपल सा हम लंबन विधि को समझ सकते हैं कि लंबन विधि में जैसे यदि हम कोई पेन हमारी आंखों के सामने ऐसे रखें, बिल्कुल सेंटर में, कोई पेन यदि हम सेंटर में रखें और फिर इस पेन को या चौक को एक आंख से देखें, हम एक आंख को बंद करके फिर दूसरी आंख से देखें, फिर एक आंख को बंद करके फिर दूसरी आंख से देखें, या फिर अब आंख को आप ऐसे बंद कर सकते हो हाथ से, तो आप इसमें देखोगे कि जो चौक है ये अपनी मूल स्थिति से इधर उधर विस्थापित होता है। यानी जैसे हम एक आंख बंद करते इधर दिखता है, ये वाली आंख बंद करें इधर, यानी अपनी मूल स्थिति से विस्थापित होता हुआ दिखता है। और इसका मूल स्थिति से विस्थापन ही लंबन कहलाता है। यानी किसी भी आप प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हो, अपना पेन लेके एक बार दाईं आंख से एक बार बाईं आंख से बार बार आप देख सकते हो,
तो आप देखोगे कि एक बार वो इधर शिफ्ट होता है, एक बार इधर शिफ्ट होता है। तो जो ये विधि है, ये लंबन विधि कहलाती है। अब इस लंबन विधि की सहायता से हम किसी भी ग्रह की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे वो समझते हैं। तो देखो, लंबन विधि का यूज करने के लिए हम मान लेते हैं ये कोई ग्रह है S, ये पृथ्वी का तल है। तो पृथ्वी के तल पे हम दो बिंदु लेते हैं, A और B, दो बिंदु A और B, और इन दोनों बिंदुओं पे एक ही समय पर, इन दोनों बिंदुओं से एक ही समय पे इस ग्रह को देखा जाता है। यानी लंबन की तरह ही हो गया कि एक बार ये जो ग्रह है यहाँ से इससे देख रहे हैं हम, एक बार यहाँ से देख रहे हैं। तो दो बिंदु हम लेते हैं पृथ्वी के तल पे, और उन दोनों बिंदुओं से इस ग्रह को देखा जाता है। इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी है उसको हम स्मॉल b ले लेते हैं। इसको बोलते हैं आधारक, आधारक, या उसको आधार भी कह सकते हैं, आधार या आधारक। तो ये पृथ्वी के ऊपर रहेंगे दोनों बिंदु, तो जो स्मॉल b दूरी है, डिस्टेंस है, ये हम आसानी से पता कर सकते हैं, आधारक है। यहाँ से ग्रह के जो बीच की दूरी है वो हम स्मॉल s ले लेते हैं, इसको p ले लेते हैं, p ग्रह को पोल p, इसको स्मॉल s ले लेते हैं। अब हमें करना क्या है, बिंदु A और बिंदु B से जैसे ही हम दोनों बिंदुओं से इस ग्रह को देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक एंगल नज़र आएगा, एंगल का पता चलेगा, इस एंगल का। यानी एक बार यहाँ से देखने पर और एक बार यहाँ से देखने पर दोनों डिस्टेंस से हम यहाँ का एंगल मेजर करेंगे, कोण पता करेंगे, और ये कोण हम मान लेते हैं थीटा कोण आता है। तो यहाँ से दोनों जगह से देखने पे हमें यहाँ का एंगल थीटा पता चल जाएगा। ये जो प्रैक्टिकल करेंगे उसी से आता है कि यहाँ से डिस्टेंस देखो एंगल कैसे होता है। तो यहाँ से जितना आप डिस्टेंस लोगे तो एक ही रेखा पे बनने वाले कोण सारे क्या आएंगे, समान आएंगे। आप यहाँ कोण लो चाहे यहाँ पे कोण लो, ऐसे यहाँ पे जो एंगल आएगा एक ही रेखा पे बनने वाला कोण ये क्या आएगा, सेम आएगा। या फिर त्रिभुज में आपको दो कोण पता है, आप तीसरा कोण पता कर सकते हो। तो उसके लिए आप अनेक मेथड काम में ले सकते हो। थीटा हमें पता चल जाता है, ठीक है। अब जो ये ए और बी बिंदु है ये पृथ्वी की इस ग्रह से बहुत दूरी पे, यानी हम कह सकते हैं कि जो एस डिस्टेंस है ये बी से बहुत अधिक है, और जब एस बी से बहुत अधिक होगी तो इस बी को हम एक बहुत छोटी डिस्टेंस मान सकते हैं और इसे केंद्र बिंदु मान के एक एस त्रिज्या की चाप मान सकते हैं ए बी को। कहने का मतलब क्या है कि जब बहुत अधिक डिस्टेंस होगी ऐसे, तो ये हो गया ये एस त्रिज्या है, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या एस है और ए बी चाप है, और ये थीटा कोण है। तो यहाँ पे हम मेथड काम में ले सकते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यानी कंडीशन ये होने से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एस ग्रेटर देन बी होने से थीटा का मान अल्प होगा, यानी थीटा बहुत छोटा होगा। और जब थीटा बहुत छोटा होगा तो फॉर्मूला लगा दो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप ए बी मानेंगे यहाँ पे, ए बी, और त्रिज्या एस। हमें एस का मान देखो यहाँ से निकालना है, कोण थीटा हो जाएगा, थीटा बराबर ए बी अपॉन एस। यदि एस निकालना है तो यहाँ से एस बराबर आ जाएगा ए बी अपॉन थीटा। ए बी का मान स्मॉल बी के बराबर है, थीटा। यानी फॉर्मूला आ गया एस बराबर बी अपॉन थीटा। यहाँ पे जो आप थीटा लोगे ये थीटा रेडियन में लेना है, ये ध्यान रखना है, रेडियन में, एंगल रेडियन में लेना है, जो एंगल का लेना है। तो एस बराबर आ गया बी अपॉन थीटा। तो यहाँ से जो एस है, इस एस को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है बी अपॉन थीटा। थीटा आप यहाँ से पता कर लो, बी हमें पता है, दूरी एस पता कर लेते हैं। तो ये कहलाती है लंबन विधि द्वारा पृथ्वी से किसी ग्रह की डिस्टेंस, दूरी का पता करना। जनरली इसी मेथड से वैज्ञानिक डिस्टेंस का पता करते हैं। पृथ्वी पे दो बिंदु लेते हैं, वहाँ से वो एंगल कोण थीटा, जो ये कोण है थीटा, ये लंबी कोण कहलाता है, लंबन कोण, लंबन कोण। इस लंबन कोण का पता कर लेते हैं। तो देखो दोबारा से ध्यान रखना है, सिंपल आपको लंबन विधि याद रहनी चाहिए। एक तो कि एक आँख, दोनों आँखों को दाईं और बाईं को बंद करने पर, देखने पर वास्तविक स्थिति से जो विस्थापन है वो लंबन कहलाता है। पृथ्वी पे हम दो बिंदु लेंगे और भी, इनके बीच की दूरी भी हमें पता चल जाएगी।
इन दोनों बिंदुओं से एक ही समय पे हमें P को देखना है, वहां से हमें थीटा पता चल जाएगा, फॉर्मूला S बराबर B/थीटा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमें ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। तो ये तो देखो पहला मेथड हो गया। अब दूसरा हम यहां से पता कर सकते हैं कि किसी ग्रह का व्यास कैसे पता करें। तो चंद्रमा का व्यास हम किस प्रकार से निकालेंगे या ज्ञात करेंगे, वो भी हम इस मेथड से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई में सेकंड आता है चंद्रमा का व्यास, या आप इसको किसी ग्रह का साइज आकार कैसे पता करेंगे वो भी देख सकते हैं। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, लंबन विधि ही काम में लेते हैं, लेकिन इसको दूरबीन या दूरदर्शी की सहायता से पता करते हैं कि पृथ्वी से दूरदर्शी की सहायता से यदि हम चंद्रमा या फिर किसी दूसरे ग्रह को देखें तो वो हमें वृत्त के रूप में दिखाई देता है। किसके रूप में? वृत्त के रूप में। यानी यहाँ यदि हम मान लें कि दूरदर्शी से हमने चंद्रमा को देखा तो ये उसका वृत्त हो गया। यहाँ पे पृथ्वी पे ये कोई बिंदु है P, इस बिंदु से हम एक दूरदर्शी की सहायता से चंद्रमा को देख रहे हो, इस प्रकार हमें दिखेगा। अब चंद्रमा पे यहाँ हम दो बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु A हो जाएगा, ये बिंदु B हो जाएगा। यहाँ से दूरबीन की सहायता से जो हमें दृश्य दिखेगा दूरदर्शी की सहायता से, तो उसमें व्यास हम बना लेंगे AB को। अब हमें AB का मान ज्ञात करना है। देखो जो ये वाला कोण है ये पृथ्वी पे होगा, अल्फा मान लेते हैं, ये कोण हम पता कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि पृथ्वी से ही दो बिंदु ले रहे हैं। तो एक बिंदु ये पृथ्वी के पास है, एंगल पता चल जाएगा। ये जो डिस्टेंस है S, ये हम लंबन विधि से ज्ञात कर लेंगे, जो अभी हमने ज्ञात की थी S। और हमें ये ज्ञात करना है, डायमीटर D मान लेते हैं, इसका व्यास ज्ञात करना है D। तो इस बार भी देखो फॉर्मूला वही लगाना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, क्योंकि यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस पे, तो यहाँ से हम फॉर्मूला वही लगा देंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इस बार एंगल है अल्फा, अल्फा बराबर चाप AB, ये हमें ज्ञात करनी है, और त्रिज्या है S। तो AB बराबर क्या आएगा यहाँ पे, AB बराबर अल्फा इंटू S, यानी AB या फिर कैपिटल D डायमीटर बराबर अल्फा इंटू S। यहाँ भी जो अल्फा है वो रेडियन में लेना है, रेडियन में एंगल, रेडियन में अल्फा, S और D मीटर में ज्ञात हो जाएंगे। तो सेम देखो, यदि लंबन विधि से आपने S को ज्ञात कर लिया है तो यहाँ पे अल्फा पता होने पर आप D का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो इसी प्रकार लंबन विधि की सहायता से ही हम किसी भी ग्रह का या चंद्रमा का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड हो गया लंबन विधि। तीसरा देखते हैं इसका, लंबाई को मापने का ही। तीसरी विधि है परावर्तन विधि या प्रतिध्वनि विधि। तीसरी विधि है प्रतिध्वनि या फिर परावर्तन विधि। प्रतिध्वनि या परावर्तन विधि, देखो इसका यूज हम कैसे करते हैं। प्रतिध्वनि या परावर्तन विधि का यूज, जैसे आपने देखा होगा कि यदि कोई ऊंची पहाड़ी हो और उस ऊंची पहाड़ी की तरफ ध्वनि स्रोत या आवाज़ की जाए तो आवाज़ टकरा के उस पहाड़ी से वापस आती है, यानी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो यहाँ पे हम सेम ये वाला मेथड ही काम में लेंगे कि यदि किसी पहाड़ी की ओर कोई ध्वनि स्रोत को चलाया जाए तो ध्वनि वापस पहाड़ी से टकरा के हमारे कानों तक पहुँचती है। तो यहाँ से मान लो जो डिस्टेंस है हमें कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस है S। यहाँ पे जो ध्वनि है, ध्वनि का वेग V, और ध्वनि का वेग हमें पता होता है जनरली 332 मीटर पर सेकंड माना जाता है। ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड, ये फिक्स रहता है ध्वनि का वेग। जैसे प्रकाश का वेग फिक्स रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऐसे ध्वनि का वेग फिक्स रहता है 332 मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ से करते क्या है इस विधि में कि जिस समय पे ध्वनि बजाई जाती है या ध्वनि की जाती है उस समय से टकराकर वापस आने तक के समय को नोट कर लेते हैं। यानी यहाँ से ध्वनि यहाँ तक S डिस्टेंस तक जाएगी,
पहाड़ी से टकराएगी, वापस परावर्तन होगा और परावर्तित ध्वनि जैसे ही स्रोत तक पहुंचेगी तो उस दौरान का समय नोट कर लेते हैं। मान लो समय यदि स्मॉल टी है, समय कितना है स्मॉल टी, तो हम कह सकते हैं फॉर्मूला सिंपल सा, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है केवल। अब देखो डिस्टेंस क्या है, ध्वनि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितनी डिस्टेंस तय कर रही है। यहाँ से ध्वनि एक बार वहाँ पे जाएगी फिर वापस आएगी, यानी जाने में दूरी कितनी है s, जाने में दूरी s, आने में वापस ध्वनि को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी s, बराबर ध्वनि की चाल कितनी है v और समय कितना लग रहा है स्मॉल t, तो यहाँ पे आ जाएगा 2s बराबर vt और यहाँ से फॉर्मूला हमारा आ जाता है s बराबर vt अपॉन 2, ये आ जाता है प्रतिध्वनि से, यानी किसी स्रोत से किसी पहाड़ी की हमें दूरी ज्ञात करनी है तो वो हम प्रतिध्वनि विधि से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें सिंपल फॉर्मूला आपने लगाया दूरी बराबर चाल इंटू समय, लेकिन दूरी में हमेशा ध्यान रखना है कि जाने में और आने में ध्वनि जाएगी तब s दूरी तय करेगी और वापस उसी स्रोत तक आएगी तो s दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस लेनी है s प्लस एस, वेलोसिटी v टाइम t, तो 2s बराबर vt, तो s बराबर vt अपॉन। तो ये हो गए हमारे मेथड लंबाई के मापन करने के। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू।